गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास जो थी हमारी उसमें कार्य चल रहे थे किसके, रक्त के कार्य, जिसमें कुछ कार्य हमारे हो गए थे। जैसे मुख्यतः रक्त का काम जो है वो क्या है, परिवहन करना, जैसे भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, उसके बाद में हार्मोनों का परिवहन करना जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, गैसों का परिवहन करना जैसे O2 और CO2 का परिवहन करना। नेक्स्ट जो कार्य है जैसे रोग से बचाव। रोग से बचाव कैसे होता है, क्योंकि रक्त जो होता है, जब रक्त का हमने रासायनिक संगठन पढ़ा, उस रासायनिक संगठन में रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, WBC पाई जाती है। क्या पाई जाती है, WBC। और ये WBC हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। अर्थात इस WBC जो होती है इसके अंदर देखो मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल से, ये दोनों क्या होती है, भक्षणकारी प्रकृति की होती है। अर्थात ये जैसे ही कोई संक्रमित जो अणु जो होता है या जो हमारे शरीर को क्या करता है, संक्रमण करता है, उसका डायरेक्ट क्या कर देती है, भक्षण करने का काम करती है। तो ये कैसी होती है, भक्षणकारी। अर्थात ये डायरेक्ट ही क्या कर देती है, जो भी संक्रमणकारी एजेंट जो होता है उसका भक्षण कर लेती है, उसको खा जाती है और खा के उसको क्या कर देती है, मार देती है। यह अपन ने दूसरा जो पढ़ा था यहाँ पर WBC का जो प्रकार था वो लिम्फोसाइट था। एक क्या था, लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट जो है ये क्या दो प्रकार की पढ़ी थी अपन ने। एक पढ़ी थी यहाँ पर जो है T लिम्फोसाइट, और दूसरी जो है वो है B लिम्फोसाइट। तो ये B लिम्फोसाइट अपन ने इनको दो भागों में बांट दिया था। T लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, B लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन बोन मैरो के अंदर होता है। अभी ये B लिम्फोसाइट क्या काम करती है, ये एंटीबॉडी उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये जो है ये क्या बनाती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं कि जो हमारे शरीर में बाहर से कोई भी पदार्थ एंटर करता है रक्त के अंदर, जो हमारे शरीर को संक्रमित करता है या जो भी अंदर प्रवेश करता है रक्त में, वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, एंटीजन। और ये एंटीजन जो है हमारे शरीर के लिए क्या होगा, नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये एंटीजन जो है, इस एंटीजन के विरुद्ध क्या उत्पन्न करती है, B लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। और ये एंटीबॉडी जो है क्या कर देगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके लिए ये एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है, तो ये एंटीबॉडी इसको क्या कर देगी, मारने का कार्य करती है। T लिम्फोसाइट जो है ये क्या करती है, T हेल्पर कोशिका उत्पन्न करती है और उसके द्वारा हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करती है, प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न करती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो जैसे ये एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, तो कुछ एंटीबॉडी जो है वो तो क्या कर देती है, इस एंटीजन को मार देती है, और कुछ एंटीबॉडी जो है वो क्या कर देती है, मेमोरी के रूप में स्टोर कर ली जाती है। मेमोरी के रूप में स्टोर, तो अब भविष्य में कभी भी ये एंटीजन आएगा तो तुरंत ही पहले से बनी हुई एंटीबॉडी इस एंटीजन को खत्म कर देगी, क्योंकि वो पहले से जो टीकाकरण का जो सिद्धांत होता है, वो टीकाकरण का सिद्धांत यही है। तो वो किसके द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो एंटीबॉडी कहाँ में बनेगी, रक्त में। क्यों, रक्त में क्या पाई जाती है, WBC। तो ये WBC जो है ये है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो ये प्रतिरक्षा का अलग से चैप्टर है अपना। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो WBC क्या करेगी, यहाँ पर हेल्प करती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं जैसे चोटों की मरम्मत करना, तो अपन ने WBC का एक प्रकार पढ़ा था WBC। और WBC में कौन सी, एसिडोफिल्स। ये एसिडोफिल्स जो होती है ये क्या काम करती है, घावों को भरने में मदद करती हैं। जो घाव हो जाते हैं, भरने में क्या करेगी, मदद करती है।
उसके अलावा नेक्स्ट रक्त में देखते हैं तो रक्त का थक्का बनाना, जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में रक्त लगातार बहता रहता है और कुछ समय पश्चात स्वतः ही रक्त रुक जाता है। तो किस कारण से रुक गया कि रक्त का थक्का बन गया। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करती है? प्लेटलेट्स। तो रक्त के अंदर क्या पाई जाती है? रक्त के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और ये प्लेटलेट्स जो है ये क्या काम कर देती है? रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का बनाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें रक्त थक्का कारक जो होते हैं लगभग 12 या 13 रक्त थक्का कारक एजेंट जो है इसमें हेल्प करती है, क्योंकि रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कैल्शियम आयन भी मदद करता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है, तो ये सारे क्या है रक्त के थक्का जमाने में क्या कर देती है? हेल्प करती है। फाइब्रिन तंतु बनते हैं, उसके बाद फिर फाइब्रिन तंतु जो है किसके साथ मिलकर? रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर क्या बना देती है? रक्त का थक्का अर्थात थक्के का निर्माण करती है, जिसके कारण रक्त आसानी से रुक जाता है। अगर रक्त नहीं रुकेगा तो रक्त लगातार बहता रहेगा और ये बीमारी जो होती है जिसमें रक्त लगातार बहता रहता है एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसको क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। तो हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का बनाने वाला कारक जो है एक कारक एब्सेंट होगा, जिसके कारण अगर बच्चे को या किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है और आनुवंशिक रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति को हीमोफीलिया है, चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहता है, रक्त अपने आप ही बहुत टाइम के बाद रुकेगा या रुकेगा ही नहीं। उस कंडीशन में व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, तो या तो व्यक्ति जन्म से पहले ही मर जाएगा और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो उसको जब भी चोट लगी जाती है तो उसको क्या किया जाता है? रक्त जितना लॉस होता है उस रक्त को चढ़ाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो हमारे शरीर के अंदर क्या बनते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये क्या करते हैं? तो रक्त जो है रक्त द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को क्या किया जाता है? जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जाता है उस जगह तक पहुँचाया जाता। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे अगर मान लो अपन बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया का निर्माण होगा और यूरिया निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। यकृत से यूरिया को लेकर रक्त जो है कहाँ आएगा? जहाँ पर किडनी के द्वारा उसको छाना, रक्त को छाना जाता है। अपन ने जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हुई तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वहाँ पर क्या किया जाता है? जो बोमन कैप्सूल जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है, उस ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त को छाना जाता है। तो रक्त को कहाँ तक? तो देखो अगर ये क्या था? बोमन संपुट था या नहीं थी? बोमन संपुट यहाँ पर एक रक्तवाहिनी रक्त को लाती है और एक रक्तवाहिनी रक्त को ले जाती है और यहाँ पर क्या बनता है? केशिकाओं का जाल बनता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है? केशिकाओं का जाल बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो यहाँ जो ये रक्त को लेकर आ रही है, ये रक्त आ रहा है नहीं आ रहा? रक्तवाहिनी जिसे क्या कहा जाता है? एफेरेंट। तो ये एफेरेंट जो रक्त को लेकर आ रही है ये कहाँ से ला रही है? जहाँ पर यूरिया का निर्माण हुआ, यूरिक अम्ल और यूरिया का क्या हुआ? निर्माण हुआ नहीं हुआ? तो ये रक्त को कहाँ से? यकृत से लेकर आएगी और यहाँ तक लाएगी और यहाँ पर अभी क्या किया जाता है? रक्त को छाना जाता है। छानने के बाद में जो शुद्ध रक्त होता है वो तो इधर चला जाता है और जो अशुद्धियाँ जो है वो कहाँ आ जाती है? इस बोमन संपुट की गुहा में आ जाती है। उसको बाद में मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से अगर अपन CO2 की बात की अपन ने कल, तो CO2 का उत्पादन कहाँ हो रहा है? दही कोशिकाओं में। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा और क्या बनती है? CO2 बनती है। तो दही कोशिकाओं से CO2 को रक्त लेकर कहाँ आएगा? फेफड़ों तक आएगा और फेफड़ों के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? श्वसन मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है नहीं है? तो जो उत्सर्जी पदार्थ है उन उत्सर्जी पदार्थों को रक्त जहाँ से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उस साइट तक पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा।
उसके बाद में जल संतुलन बनाए रखना, क्योंकि जल के रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है, नहीं होता। तो जल की मात्रा के, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल एक माध्यम का कार्य करता है। तो जल को हमारे शरीर के अंदर बनाए रखने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जल यहाँ पर भी अगर क्या होता है, जैसे मूत्र का निर्माण हुआ तो अतिरिक्त जल की मात्रा को रक्त में क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का मुख्यतः कार्य क्या, जल का अवशोषण करना, और जल अवशोषित होकर कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा, और रक्त के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, जल को शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि जल में ही हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं संपन्न होगी उन सभी के लिए जल एक माध्यम के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हमारे रक्त के क्या थे, प्रमुख कार्य थे। उसके बाद में रोगों का परीक्षण करने में भी काम में आता है। जैसे मान लो कि मेरे को कोई रोग हो गया तो लो पहले तो सैंपल दो, होगा नहीं होगा, तो सैंपल के द्वारा अब रक्त ले लिया तो रक्त में उनके जो रक्त का रासायनिक संगठन है उस आधार पर क्या किया जाता है, रक्त का परीक्षण किया जाता है। जैसे ही कोई चीज़ बढ़ी हुई घटी हुई है तो उस आधार पर रोग का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। जैसे मान लो अपन ने रक्त सीबीसी करवाई, सीबीसी में पता चला कि इसमें क्या है, प्लेटलेट्स कम है, इसको तो डेंगू हो गया, हो गया नहीं हो गया। इस तरीके से अपन क्या, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रक्त की कमी हो जाएगी तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस आधार पर भी रक्त का क्या किया जाता है, रक्त रोगों के निदान में भी काम में आता है। अर्थात रक्त के द्वारा रोगों का परीक्षण किया जा सकता है, रोगों का पता लगाया जा सकता है। तो ये हमारे रक्त के क्या थे, प्रमुख कार्य। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रुधिर, ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो रहेगा रुधिर समूह। तो रक्त समूह की बात करते हैं या रुधिर समूह। ब्लड ग्रुप जो है उसकी बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम कहा जाएगा इसको क्या कहेंगे, एबीओ सिस्टम। तो रक्त ग्रुप जो है उस रक्त ग्रुप में अपने कितने प्रकार का होगा, यहाँ पर 4 प्रकार का, जैसे ए बी, ए बी और ओ रक्त समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रक्त समूह जो है ए बी ओ, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह, तो इसकी जो खोज की ये तो किसने की, लैडस्टीनर ने। तो लैडस्टीनर ने तो किसके बारे में बताया कि ए बी ओ रक्त समूह जो होता है, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह के बारे में बताया। और ए बी रक्त समूह जो है, इस ए बी रक्त समूह के बारे में किसने बताया, डी कैस्टेला। और एक वैज्ञानिक और है स्टारली। ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कौन से रक्त समूह के बारे में, ए बी रक्त समूह के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो रक्त समूह अपन पढ़ेंगे, पहले तो एबीओ सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद में आरएच सिस्टम पढ़ेंगे। तो क्योंकि आरएच जो है वो भी क्या रक्त समूह का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर जो रक्त समूह जो है उस रक्त समूह का नियंत्रण जो है, सबसे पहले तो रक्त समूह का नियंत्रण, रक्त समूह का नियंत्रण आई जीन द्वारा किया जाता है। तो कौन सा जीन है, आई जीन द्वारा किया जाता है। इस आई जीन ये क्या होता है, मल्टी एलील होता है, अर्थात बहु एलील। ये आई जीन जो है ये क्या है, बहु एलील, बहु एलील का उदाहरण है। मल्टी एलील अर्थात ये जो है इसके कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। कितने एलील होंगे आई जीन के, 3 एलील होते हैं। इसमें आई ए, आई बी और एक होता है आई जीरो या आई नॉट।
ये 3 एलील जो होते हैं इन्हीं के द्वारा रक्त समूह का नियंत्रण किया जाता है। ये दोनों एलील जो होते हैं ये तो होते हैं प्रभावी एलील, ये तो क्या होंगे प्रभावी, और ये जो होता है ये होता है अप्रभावी। अर्थात ए बी जो आई ए और आई बी जो होते हैं I0 के ऊपर क्या होते हैं प्रभावी होते हैं, और जबकि ये क्या होता है अप्रभावी होता है। क्लियर। तो इन्हीं के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, अलग अलग ग्रुप जो होता है ब्लड ग्रुपों का निर्धारण होगा। तो आई ए जो है आई ए, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनते हैं यहाँ पर जो पहली बात तो आई ए हो सकता है, और दूसरा हो सकता है अगर मल्टी एलील है तो IA और I0 हो सकता है। बी की बात करता हूँ तो IB हो सकता है, और IB और I0 हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं IA और IB हो सकता है और I0 हो सकता है। तो ये जो है ये जीन प्रारूप हो गए, यहाँ पर ये इनके क्या हो गए जीनोटाइप जो है। तो ये दोनों जो है ये तो विषम युग्मनजी हो जाएगा, ये भी ये तो क्या हो जाएगा समयुग्मनजी। और ये भी ये क्या हो जाएगा विषम युग्मनजी। ये भी क्या हो जाएगा समयुग्मनजी, और ये क्या हो जाएगा विषम युग्मनजी हेटेरोजाइगस। और ये क्या हो जाएगा विषम युग्मनजी, और ये क्या हो जाएगा समयुग्मनजी। तो यहाँ पर दो कंडीशन विषम युग्मनजी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दो कंडीशन बनती है। तो ये कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो जीनोटाइप रक्त समूह जो है उसके जीनोटाइप कितने हो गए, रक्त समूह के 6 जीनोटाइप होते हैं। कितने जीनोटाइप हो गए 6 जीनोटाइप हो गए। और रक्त समूह के प्रकार की बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं ये तो किसका निर्माण करेंगे ए रक्त समूह का, ये दोनों किसका निर्माण करेंगे बी रक्त समूह का, और ये जो है ये करेगा ए बी रक्त समूह का निर्माण होगा, और यहाँ पर ये जो होगा ओ रक्त समूह का निर्माण होगा। तो ए बी और ओ रक्त समूह का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रक्त समूह कितने प्रकार के हो गए 4 प्रकार के रक्त समूह हो गए। ये अपन बोल सकते हैं कि 4 प्रकार के फिनोटाइप हो गए। यहाँ पर कितने प्रकार के फिनोटाइप हो गए 4 प्रकार के फिनोटाइप। तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, और ये चारों प्रकार के रक्त समूह जो हैं वो बांटे जाते हैं किस आधार पर, तो इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है एंटीजन का। तो रक्त समूह में आरबीसी की सतह जो होती है, आरबीसी की झिल्ली जो होती है उसके ऊपर 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तो रक्त समूह में 2 प्रकार के एंटीजन जो हैं वो कौन कौन से 2 प्रकार के एंटीजन का निर्माण होता है। एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। ये 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, और ये दोनों प्रकार के एंटीजन आरबीसी की सतह जो होती है झिल्ली जो होती है उस पर मौजूदगी की उपस्थिति के आधार पर ये दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। इस आधार पर किसका निर्माण होता है रक्त समूह ए बी ओ और ए बी का निर्माण होता है। अगर इस रक्त समूह की बात करते हैं तो इस रक्त समूह की आरबीसी जो है, जो एंटीजन पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर, और एंटीबॉडी का जो बात करेंगे वो पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये मान लो ये एंटीजन है, और ये एंटीजन कौन सा है ए है, ये एंटीजन ए है, तो ये रक्त समूह 1 के अंदर होगा। रक्त समूह बी की बात करते हैं तो रक्त समूह बी जो है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एंटीजन जो होगा वो कौन सा होगा बी होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन किसमें ए बी के अंदर, तो ए बी के अंदर अगर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे ए बी पाया जाएगा और बी पाया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे, और ओ जो होता है उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है।
O के ऊपर क्या नहीं पाया जाएगा, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का रक्त समूह होगा, चार प्रकार का रक्त समूह होगा एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। या तो एंटीजन ए पाया जा सकता है, तो अगर एंटीजन ए पाया जाता है तो उसके कौन सा रक्त समूह होगा, ए रक्त समूह होगा। और ए रक्त समूह जो है इसके अंदर एंटीबॉडी जो पाई जाती है, यहाँ पर जो एंटीबॉडी जो होगी प्लाज्मा के अंदर वो कौन सी होगी, एंटीबॉडी या तो एंटीजन ए, तो जो बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। इसके विपरीत जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी। क्लियर। उसके बाद में अगर यहाँ की इसकी बात करते हैं रक्त समूह बी में, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी पाई जाएगी ये एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। तो बी के अंदर तो एंटीजन तो कौन सा है, बी, और बी के अंदर एंटीबॉडी कौन सा है, ए। यहाँ पर ए के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए, एंटीबॉडी कौन सा है, बी। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं ए बी रक्त समूह, तो ए बी रक्त समूह के रक्त समूह जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और जो ओ रक्त समूह होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी दोनों ही, अर्थात ए व बी दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी जो है दोनों ही पाए जाएंगे। तो रक्त समूह जो है ए बी और रक्त समूह जो है इसकी खोज, ए बी और ओ रक्त समूह की खोज तो किसने की, लैंडस्टीनर ने। ए बी रक्त समूह जो होता है उसकी खोज डी कास्टेला और स्टारली जो होता है उसने की। रक्त समूह का नियंत्रण जो किया जाता है आइजीन के द्वारा किया जाता है। आइजीन जो होता है एक मल्टी एलील या बहु एलील होता है, अर्थात बहु एलील जिसके दो से अधिक एलील पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उस जीन को बहु एलील कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके एलील कितने, तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट है, आई जीरो जिसको बोला जाता है। आई ए जो है अगर संयुग्मनजी कंडीशन में है तो वो किसका निर्माण करेंगे, ए रक्त समूह का, या संयुग्मनजी हो जाएगा होमोजाइगस। आई ए ये भी रक्त समूह, क्योंकि यहाँ पर वो जो है वो क्या है, अप्रभावी है, तो यहाँ पर केवल आई ए ही प्रकट होगा। तो प्रकट होने के कारण ये रक्त समूह कौन सा बनता है, ए बनता है। तो परंतु ये कंडीशन कौन सी होगी, विषमयुग्मनजी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। और यही चीज किसमें होगा, संयुग्मनजी आई बी में होगा, आई बी आई नॉट विषमयुग्मनजी कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ तो बी बनेगा, यहाँ पर बी भी बनेगा। यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब देखो आई ए और आई बी, तो आई ए भी प्रभावी है और आई बी भी प्रभावी है, दोनों ही अपना प्रभाव दिखाते हैं और इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर दोनों क्या दिखाएंगे, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आई ए और आई ए भी प्रकट होगा और आई बी भी। तो यहाँ जो नया रक्त समूह बनता है वो कौन सा बनता है, ए बी रक्त समूह बनता है। उसके बाद में आई जीरो समयुग्मनजी, तो जो अप्रभावी जो है वो केवल और केवल समयुग्मनजी स्थिति में ही प्रकट होता है। जब मेंडल का नियम पढ़ेंगे तब आएगा ये। क्लियर। तो यहाँ पर ये रक्त समूह जो ये क्या करते हैं, अलग दो प्रकार के, अर्थात जो आई ए और आई बी जो है वो क्या करता है, यहाँ पर एंटीजन का निर्माण करता है। ये आई ए जो है ये तो कौन से एंटीजन का निर्माण करेगा, वो बी एंटीजन का निर्माण करता है, एंटीजन सॉरी, यहाँ पर ये कौन से एंटीजन का निर्माण करेगा, ये करेगा ए एंटीजन का, और ये करेगा कौन से एंटीजन का, बी एंटीजन का। ये कौन से एंटीजन का निर्माण करेगा, बी एंटीजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो एंटीजन देखो, और ये कोई एंटीजन का निर्माण नहीं करता है,
तो यहाँ देखो, यहाँ आइए ही है, ये भी, ये आइए, ये आइए, ये आइए, तो बताओ यहाँ पर ओनली कौन सा एंटीजन बनेगा? आइए, एंटीजन ए का ही निर्माण होगा, इसमें भी एंटीजन ए का निर्माण होगा, इसमें एंटीजन बी का निर्माण होगा, इसमें एंटीजन बी का निर्माण होगा। यहाँ पर दोनों ही हैं तो एंटीजन ए भी बनेगा और एंटीजन बी भी बनेगा। तो यहाँ पर आरबीसी की सतह पर दोनों ही एंटीजन है। अब यहाँ पर देखो, न तो आई ए है और न आई बी है, तो यहाँ पर एंटीजन कौन सा बनेगा? एंटीजन बनेगा ही नहीं, और एंटीजन नहीं बनेगा तो यहाँ आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। मेरी बात क्लियर सबको? इसको आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।